हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग कर रहे हैं एफएम का एमटीपी 2। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। मथांगी लिमिटेड एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है और चेन्नई में इसके पास 200 एम्प्लॉयज हैं और इनके चाय पानी पर 10 रुपये पर कप इनका खर्चा आ रहा है। कंपनी 200 दिन खुलती है और एक दिन में 3 बार चाय पी जाती है। तो बेसिकली 200 एम्प्लॉय 3 बार डेली चाय पीते हैं। 10 रुपए की चाय है, पूरे साल में 200 दिन। तो कितने रुपए की चाय पी जाते हैं ये? 200 × 3 × 10 × 200, ये 12 लाख रुपए की चाय पी रहे हैं पूरे साल में। ठीक है जी। Looking at substantial amount in expenditure on tea, the finance department proposed to management installation of master tea vending machine। अब ये कह रहे हैं भाई इतनी चाय पी जा रहे हैं, अपने यहाँ पे चाय की मशीन ही लगा लो। ठीक है। चाय का पता करा तो निर्मल लिमिटेड है जो चाय बेचती है, की मशीनें बेचती है। 5 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी आपको। 5 साल की इसकी लाइफ है। अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू इनकर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 रुपये हर साल जाएगी इसकी। मशीन को 500 यूनिट पर मंथ चाहिए और 24 रुपए की एक यूनिट है। 500 यूनिट पर मंथ है तो पूरे साल में 6,000 यूनिट, 24 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। इसके अलावा 8 लाख रुपए कंज्यूमेबल मिल्क टी पाउडर इन सब पे खर्च हो जाएंगे। 25% टैक्स ब्रैकेट में आती है, एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है जी, एक कहानी तो बता दी इसकी। फिर बताइए ये जो निर्मल लिमिटेड है, जो ये कॉफी मशीन टी मशीन बेच रही है, इसकी कहानी। कह रहे हैं कि ये 100 मशीनें बेचती है। 5 लाख रुपए का रेट ऊपर दिया हुआ है। 4.5 लाख रुपए इनकी वेरिएबल कॉस्ट आती है, 25 लाख फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है इनकी। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है मथलानी का और निर्मल का, दोनों का इक्विटी रिजर्व प्रेफरेंस डिवेंचर इस तरह से। रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ 5% है, मार्केट रिटर्न 10% है। तो आरएफ और ये आरएम। इसके बाद में कह रहे हैं जो मथांगी लिमिटेड है, इसका 1.9 बीटा है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव डिटेल्स। पहला, इफ सेल्स ऑफ निर्मल लिमिटेड आर अप बाई 10%, इम्पैक्ट ऑन इट्स ईबीआईटी। इसके ईबीआईटी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, जो सेल का लिंक होता है ईबीआईटी से, वो लिंक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू। अगर हम अभी देखें निर्मल लिमिटेड की कितनी सेल है, तो 100 मशीनें बेचते हैं 5 लाख रुपए की, तो 500 लाख की इनकी सेल्स हो गई। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, 4.5 लाख रुपए की एक मशीन है, 100 मशीनें बेच रहे हैं, 450 लाख इनकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन इनका हो गया 50 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट इनकी जो ऑपरेटिंग है वो है 25 लाख रुपए। तो इनका जो ईबीआईटी है वो ईबीआईटी आ गया 25 लाख रुपए। तो अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 50, ईबीआईटी है 25, ये आपका हो गया 2 टाइम्स। तो अगर आपके पास सेल 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 10% मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, 20% बढ़ेगा। तो 20% इनका बढ़ेगा, पहला आंसर ये हो गया। इसके बाद में कह रहे हैं निर्मल लिमिटेड की कंबाइंड लीवरेज बता दो। ठीक है, तो अब हम यहां पर आ जाते हैं। हमारे पास ईबीआईटी आ गया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। निर्मल लिमिटेड के अंदर इंटरेस्ट देखिए कितना है, 15% डिवेंचर 20 लाख के, 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। ये बचे 19 लाख रुपए ईबीटी। इसके बाद में हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स भी हैं इनके पास, नहीं सॉरी, मैंने इसका मतलांगी का निकाल दिया। ये 15% 40 लाख का 6 लाख का इंटरेस्ट आ गया, वो ठीक है। और आपका प्रीफरेंस शेयर इनके पास है नहीं, ये ईबीटी आ गया। तो अगर हमें कंबाइंड लीवरेज निकालनी है तो सीधे निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी। कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका 50 लाख और ईबीटी है 19 लाख। तो 50 डिवाइड बाई 19, ये आ गया 2.6315। तो 2.6315 ये आ गया कंबाइंड लीवरेज। इसके बाद कह रहे हैं डिस्काउंट रेट दैट कैन बी अप्लाइड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर मथांगी लिमिटेड। तो डिस्काउंट रेट मथांगी लिमिटेड क्या लेगा? बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट रेट की तरह से यूज किया जाता है, तो डिस्काउंट रेट निकालना है हमें मथांगी का। इस कंपनी पर फोकस है। अब जरा देखिए, सबसे पहले के ई निकालना है हमें। आर एफ प्लस बीटा फैक्टर, आर एम माइनस आर एफ, और आपके पास में रिस्क फ्री रिटर्न हो गई 5% दी हुई है। बीटा है इनका 1.9, आर एम है 10%, आर एफ है 5%। तो ये हो गया जी 1.9 मल्टीप्लाई 5 + 5,
14.5% तो इनका के हो गया। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कुछ नहीं बताया, तो के भी 14.5 ही आ जाएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बाकी कोई कहानी नहीं है, तो के आपका 12% आ जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट के टी आई 1 - टी ले लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट 15%, 1 - टैक्स 25% टैक्स ब्रैकेट में ऊपर बोला था इन्होंने, ये रहा 25% टैक्स ब्रैकेट। और ये हमारे पास आ गया 15 इंटू 0.75, 11.25%। ठीक है जी। अब हमारे पास के ई, के आर, के पी, के डी सब आ गया, तो हमें निकालना है के ओ, के ई डब्ल्यू ई। के ई डब्ल्यू ई में ही मैं के आर भी ले रहा हूं, क्योंकि दोनों का रेट सेम है, तो एक साथ ले सकते हैं। के पी डब्ल्यू पी और के डी डब्ल्यू डी। के ई है हमारे पास 14.5%। वेट है इसका 40 लाख, इक्विटी और रिजर्व का 25, दोनों एक साथ ले रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों का रेट एक है। 65 लाख आउट ऑफ देखेंगे कितना। केपी का आया सीधा 12%, इसका वेट है 12 लाख आउट ऑफ देखेंगे। और के डी आया 11.25%, 20 लाख आउट ऑफ। तो 65 प्लस 12 और प्लस 20, 97 लाख। तो ये सब डिवाइड बाई 97, 97, 97। अब निकाल लीजिए वेटेड एवरेज कितना आ रहा है इसका। 14.5 इंटू 65 बाई 97, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 97, 11.25 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 97, ये आ गया जी 13.52%। तो 13.52% इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, वही डिस्काउंट रेट बनेगा। इसका आंसर भी आ गया। कह रहे हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम एट्रीब्यूट टू मथांगी लिमिटेड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन मशीन। मशीन में पैसा लगाने से इनका इंक्रीमेंटल सीएफएटी कितना होगा, आ जाइए निकाल लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास 200 एम्प्लॉई 12 लाख रुपए की चाय बेच रहे थे, वो खरीद रहे थे, सॉरी पी रहे थे, तो सेविंग इन कॉस्ट हो गई 12 लाख रुपए। अब ये चाय हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, माइनस। अब इस मशीन की वजह से हमारे पास क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, तो मशीन की वजह से हमारी एनुअल मेंटेनेंस जाएगी 25,000। 25,000 की हमारी चली गई जी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास 500 यूनिट पर मंथ लगेंगी 24 रुपए से। 500 यूनिट 24 रुपए से 12 महीने, 1,44,000 की लग गई लाइट। 500 यूनिट 24 रुपए से 12 महीने, 1,44,000 का खर्चा ही आ गया। इसके अलावा कह रहे हैं एक रिकरिंग एक्सपेंस चाय दूध पानी पर 8 लाख रुपए खर्च होंगे। अदर एक्सपेंस 8 लाख रुपए। टैक्स है तो डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। 5 लाख की मशीन 5 साल चलेगी, तो 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपए। ये इनका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें सीएफएटी तक जाना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख रुपए माइनस 25,000 माइनस 1,44,000 माइनस 8 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए, 1,31,000 माइनस टैक्स 25% है, इंटू 25%, 32,750 का टैक्स लग गया, माइनस इक्वल टू 98,250 हमारे पास आ गया पीएटी। इसमें जोड़ेंगे डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपए था, और ये हमारे पास सीएफएटी आ गया इसका 198,250। 198,250 सीएफएटी आ जाएगा। 198,250। इसके बाद कह रहे हैं एनपीवी निकाल दो इन्वेस्टमेंट जो मशीन में हुआ है मथांगी में, तो 198,250 5 साल तक आएंगे। 5 ईयर्स का डिस्काउंटिंग रेट लेना है, और रेट 13.52% से 13.52 इनका डिस्काउंट रेट आया है, और वो सम ऑफ डिस्काउंटिंग मल्टीप्लाई करके 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ है, माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.52 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1.1352 डिवाइड बाई इक्वल टू पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, ये आ गया जी 3.473। 3.473 मल्टीप्लाई बाई 198,250 माइनस 5 लाख रुपए, ये आंसर आ गया 188,522। तो 188,522 इसका आंसर आ गया। ये सिनेरियो बेस एमटीपी के अंदर क्वेश्चन था, ये पूरा हो गया हमारा। ये इनकी आ गई 2.63, तीसरा हमारे पास आ गया 13.52,
फिर हमारे पास आ गया 198,250 CFAT, और इसके बाद में 188,522 आपका NPV आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ वित्राग लिमिटेड आर 50 लाख एंड 10 लाख। ये देखिए, ये हमारी बैलेंस शीट है। हमारी जो टोटल एसेट्स हैं वो 50 लाख हैं, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है वो 10 लाख है। कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है। ROC होती है EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका आंसर है 15%। कह रहे हैं मेजर ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क एट 3.5। जो बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क यानी ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 3.5 है, और PV रेशो 70% है। ऑपरेटिंग रिस्क यानी ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ये हमारा 3.5 है, और हमारे पास जो PV रेशो है वो 70% है। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा है। अब चाहते क्या है, हमसे सेल निकलवाना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास EBIT कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी डेट वगैरह सब कुछ आ गए, करंट लाइबिलिटीज नहीं होती। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 40 लाख रुपए। तो ये जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड हैं, यही बेसिकली हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, करंट लाइबिलिटीज उसमें नहीं जुड़ती। तो 40 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15% उसका EBIT है, तो EBIT आ गया हमारा 6 लाख। 6 लाख रुपए का EBIT आपका आ गया। ऑपरेटिंग लीवरेज है 3.5। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है तो EBIT सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 लाख मल्टीप्लाई विथ 3.5, मल्टीप्लाई विथ 3.5, 21 लाख रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 21 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई होगी सेल में से, तब आया होगा। और कंट्रीब्यूशन यानी PV रेशो 70% है, तो सेल कितनी होगी? तो 21 लाख को 70% से डिवाइड कर दीजिए। 70% से डिवाइड किया, 30 लाख की हमारी सेल आ गई, और 9 लाख की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी। तो सेल हमारी 30 लाख है। ये इसका आंसर हो गया B, 30 लाख। 7, अ कंपनी हैज इशूड बॉन्ड विथ फेस वैल्यू 1 लाख एट एनुअल कूपन रेट ऑफ 8%। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है बॉन्ड की, 8% उसका इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड आर करंटली ट्रेडेड एट 98% ऑफ 95% ऑफ देयर फेस वैल्यू। तो जो इनकी मार्केट वैल्यू है इस समय वो 95 लाख थाउजेंड है। ओके जी, कह रहे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ डेट फॉर कंपनी बिफोर टैक्स। तो डेट की कॉस्ट निकालनी होती है हमें KD, तो I डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। I है आपके पास 8% ऑफ 1 लाख, और नेट प्रोसीड है आपके पास 95,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8 डिवाइड बाई 95% सीधे भी करूँ मैं तो मेरे पास आ गया 8.42%। 8.42% हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी। इसके बाद में 8th क्वेश्चन, अ कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बाई इंक्रीजिंग इट्स डेट रेशो फ्रॉम 40 to 55%। हम अपने डेट रेशो को बढ़ा रहे हैं, डेट इंक्रीज कर रहे हैं। डेट इंक्रीज करने से बेसिकली क्या होता है? डेट इंक्रीज करने, डेट होता है सस्ता सोर्स। डेट अगर आप इंक्रीज करते हो तो एक जनरल जो टेंडेंसी है उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, और दूसरी आपकी जो अप्रोच है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है क्योंकि KE बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कह रहे हैं कि उस पर इंपैक्ट बताना है, एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। बाकी फैक्टर अगर सेम रहे तो, यानी अगर KO सेम रहे, KD सेम रहे, सब कुछ सेम रहे तो क्या होगा? अगर सब कुछ सेम रहेगा तो KE बढ़ जाएगा। तो ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है तो KE यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। ये हमारे 8 तक हो गए। तो 6 सेल आ गई 30 लाख, 7th आ गया 8.42, 8 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज क्योंकि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हमारे रहने वाले हैं। इसके बाद में आ गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, X Limited is willing to raise funds from its new project which require an annual investment of, an investment of 84 lakh। 84 लाख रुपए की जरूरत है। दो ऑप्शन दिए, सारा पैसा इक्विटी से मंगवाओ, 10 रुपए का एक है, और दूसरा 12% टर्म लोन से मंगवाओ। और इस केस में फाइनेंसिंग एजेंसी कह रही है कि डेट और इक्विटी का रेशो 2:1 होना चाहिए, यानी 84 लाख रुपए को 2:1 में आप बांटेंगे। 84 लाख डिवाइड बाई 3 इंटू 2, डेट होगा 56 लाख रुपए का, और 28 लाख के होंगे इक्विटी। तो एक केस में सारा इक्विटी से, एक में डेट और इक्विटी से। कह रहे हैं रेट 30% है टैक्स का, आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। ठीक है जी,
तो इंडिफरेंस पॉइंट में EBIT माइनस आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन 1 EBIT माइनस आई 1 माइनस टैक्स नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन 2 प्रीफरेंस शेयर्स है नहीं EBIT इंटरेस्ट कुछ है नहीं 0 और टैक्स रेट है 30% 1 माइनस 0.3 नंबर ऑफ शेयर 84 लाख रुपीज 10 रुपए का शेयर है 8,40,000 शेयर्स। दूसरे केस में EBIT माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा 56 लाख का 12%, ये आ गया जी 12%, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 28 लाख रुपए के शेयर कैपिटल है 10 रुपए का एक है 2,80,000 शेयर यहाँ पर आ जाएंगे। ये 1 और ये आ गया 3 टैक्स से टैक्स कैंसिल कर दो सामने का। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया EBIT सामने 3 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 EBIT माइनस 56 लाख का 12% मल्टीप्लाई विथ 3 20,16,000। अब 20,16 सामने जाकर प्लस हो जाएगा EBIT यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा तो 2 EBIT इक्वस टू 2016 और EBIT इक्वस टू 2 से डिवाइड कर दीजिए सामने 10,08,000 10,08,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 10,08,000 इन डिफरेंस पॉइंट आपका आ जाएगा। सॉरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मिस्टर आनंद इज थिंकिंग of buying a share of 500 whose face value per share is 100 रुपए। 100 रुपए फेस वैल्यू है शेयर की, मार्केट वैल्यू 500 रुपए, उसे खरीदना चाह रहे हैं। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5। 1:5 का मतलब होता है एक शेयर मिलेगा बोनस में ऑन 5 शेयर्स। आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको एक शेयर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ये हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है तो 20 रुपए मिलेंगे इनको, और ये जो है बोनस शेयर मिलेगा 4th ईयर पर। एट द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। कैपिटल बेस बढ़ जाएगा जब बोनस शेयर होगा, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक शेयर है तो प्लस एक शेयर का 1/5 आपको बोनस में मिल गया, एक शेयर 5 शेयर पर, तो यहां पर आपके पास एक शेयर पूरा और दूसरा 0.2 शेयर हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि पॉइंट में शेयर्स मिले? तो बेसिकली पॉइंट में शेयर्स नहीं मिलेंगे, पर यहाँ एक शेयर की कहानी बताई है तो आपके पास 10 20 50 शेयर होंगे, उस हिसाब से रेशो बढ़ जाएगा। तो एक शेयर पे कैलकुलेशन करने के लिए डेसिमल्स में लिख सकते हैं। आगे कह रहा है ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर। 7वें साल पर ये शेयर को बेच देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 900 रुपए रहेगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर आर एस्टिमेटेड 5%। तो जो आपके शेयर खरीदने और बेचने के एक्सपेंस हैं वो 5% रहेंगे। तो जब आप खरीदोगे तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जब आप बेचोगे तो 5% कट के मिलेगा, क्योंकि आपका 5% शेयर एक्सपेंस इंसिडेंटल हो जाएंगे। एज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट 12%, कंप्यूट द एनपीवी फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो देखिए एनपीवी निकालना है शेयर का। यहां पर हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोला है 12% ले लेना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और ये हो गया टाइम ईयर। देखो T0 पर आप क्या करोगे? T0 पर आप शेयर परचेज करोगे। शेयर परचेज कर लिया आपने, शेयर परचेज कराया आपने 500 रुपए का, 5% इस पर आपके और खर्चे हुए हैं तो 525 का आपको पड़ा। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपके 525 रुपए चले गए, ठीक है जी। इसके बाद में पहले साल से लेकर चौथे साल तक बोनस शेयर 4th ईयर पर इशू हुआ है, तो पहले से चौथे साल तक ये 20% आपको डिविडेंड मिलता रहेगा 100 रुपए की फेस वैल्यू पर। तो आपको T1 से लेकर T4 तक डिविडेंड मिलेगा 20% ऑन 100, ये 20 रुपए का आपको डिविडेंड मिल गया। यहाँ हम 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेंगे। बोनस शेयर जब आपको मिलता है उसमें कुछ कैश नहीं आता, तो इसलिए उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर नहीं होती। इसके बाद में फिर ये कह रहे हैं कि वही सेम रेट आगे भी मिलता रहेगा। तो अब आपके पास शेयर बढ़ गए हैं, अब T5 से लेकर T7 तक अब जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो बेसिकली 100 रुपए का एक शेयर था, अब आपके पास 1.2 हिस्सा है शेयर का, तो फेस वैल्यू 120 हो जाएगी, 120 रुपए पे मिलेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड 20% ऑन 120, 24 रुपए आपको मिलेंगे,
और T7 पर आप इसको सेल कर देंगे शेयर को। तो पहले आपके पास एक शेयर था 900 रुपए का, अब आपके पास 1.2 शेयर है। तो 1.2 दिमाग में रखना, 1.2 मैथमेटिकली चल रहा है, प्रैक्टिकली तो राउंड ऑफ शेयर होंगे हमेशा, पर समझाने के लिए आईसीआई ने दिया है। आप ऐसे मान लो आपके पास 50 शेयर थे, तो आपको 10 शेयर बोनस में मिले होंगे, तो 50 की जगह 60 शेयर बेच पाओगे, तो 1.2 टाइम्स हो गया। और इसमें 5% का आपका इशू एक्सपेंस लगेगा, खरीदते में भी इशू एक्सपेंस, बेचते में भी। ये इस तरह से है जैसे आपने मकान खरीदा तो आपको रजिस्ट्री की अमाउंट देनी पड़ी या ब्रोकर को पैसे देने पड़े, तो खरीदते हुए महंगा हो गया, तो 500 रुपए वाली चीज 525 की मिली। और बेचते हुए आपने ब्रोकर को पैसे दिए, मान लो 1 करोड़ का मकान बेचा, 1% कमीशन दिया, तो आपकी जेब में 99 लाख आएंगे। तो बेचते हुए पैसा कम होगा, खरीदते हुए पैसा कॉस्ट ज्यादा लगेगी। इस तरह से ब्रोकरेज काम करती है। 900 इंटू 1.2 माइनस 5%, 1026 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस यहाँ पर हम एनपीवी निकाल देंगे इसका कि भैया एनपीवी कितना है। एनपीवी तो भैया 12%, 1.12 डिवाइड बाई इक्वल टू 1 2 3 4, 3.037, 1.12 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 0.452, 1.526, 3.037। डेसिमल की वजह से अगर आपका आंसर इधर उधर होता है तो उस पर पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो आईसीआई के आंसर से आपका एक्यूरेट मैच नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल्स में कुछ डिफरेंस थे, तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1026 मल्टीप्लाई बाई 0.452, 463.75। तो भैया आपके 60.74 प्लस 36.62 प्लस 463.75, ये आपको मिले 525 रुपये लगे थे। 36.11 आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इस शेयर की आ जाएगी। आ जाइए जरा एक बार। ईपीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ये आ गया 10,80,000। एनपीवी आपका निकाल दिया 36.14। आगे चलते हैं। Parath Limited had recently repurchased 20,000 equity share at a premium of 20% of its prevailing market price. The book value per share after repurchase 192.20 है। अदर डिटेल, अर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग ऑफ द कंपनी बाईबैक से पहले 18 लाख है। करंट मार्केट प्राइस 270 है, पी रेशो 18 है। आपको बुक वैल्यू निकालनी है बिफोर रीपर्चेज। ये बाईबैक का क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीजें दी हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या क्या करा है, इन्होंने रीपर्चेज करा है 20,000 शेयर्स, मार्केट प्राइस में 10% प्रीमियम पर करा है। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है 270 रुपये, तो 270 प्लस 10%, 270 प्लस 10%, 297 के रेट से लिया है इन्होंने 20,000 शेयर। ओके, तो परचेज करने की कॉस्ट इनकी 59,40,000 अमाउंट लगी है रीपर्चेज में ऑफ 20,000 शेयर्स। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन इसमें आपको बता रहा है कि बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेजिंग 193.2 है, कोई बात नहीं। अर्निंग कंपनी की बिफोर बाईबैक 18 लाख रुपए थी, और करंट मार्केट प्राइस और पी रेशो दिया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस और पी रेशो से आप निकाल सकते हैं कि ईपीएस कितना था। अब जरा देखिए, एमपीएस 270, पी रेशो 18। पी रेशो का मतलब होता है प्राइस बाई ईपीएस। पी रेशो है 18, एमपीएस है 270, ईपीएस सामने जाएगा और पी रेशो सामने आ जाएगा। तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अर्निंग 270 डिवाइड बाई 18, 15 रुपये पर शेयर है बिफोर रीपर्चेज। ये रीपर्चेज से पहले का बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है ये जो हमारी वैल्यू है बिफोर रीपर्चेज है। ठीक है, अब अर्निंग ऑफ द कंपनी 18 लाख रुपए बिफोर बाईबैक, बाईबैक से पहले 18 लाख रुपए आपने कमाए थे और एक शेयर पे 15 रुपए कमाए हैं, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। देखिए हुआ क्या होगा, ईपीएस कैसे निकलता है, कंपनी की अर्निंग डिवाइड बाई कंपनी के शेयर्स। ये अर्निंग बिफोर बाईबैक है, तो ये नंबर ऑफ शेयर भी बिफोर बाईबैक आ जाएंगे, मैचिंग कंसेप्ट दोनों में मैच हो जाएंगे। तो अर्निंग आपकी बताई गई है 18 लाख है, ईपीएस आपका 15 रुपए है। अब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स
बिफोर रीपर्चेज या बाईबैक इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाई 15 रुपए पर शेयर, 18 लाख डिवाइड बाई 15, 1,20,000 शेयर। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ चल क्या रही है। हमारे पास 1,20,000 शेयर थे बाईबैक से पहले, और अब हमने इसमें से 20,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आफ्टर बाईबैक हमारे पास शेयर्स 1 लाख होंगे। तो अब 1 लाख शेयर आपके पास बचे होंगे। तो कंपनी में 1,20,000 शेयर थे, उसने 20,000 रिपर्चेज कर लिए, 1 लाख बचे। ठीक है। क्वेश्चन यहां पर आपसे कह रहा है कि हमारी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 193.2 है आफ्टर रीपर्चेजिंग। तो रीपर्चेज करने के बाद 193.20 आपकी एक शेयर की बुक वैल्यू है, और शेयर बचे 1 लाख। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल 193,20,000 है आफ्टर बाईबैक। तो जो बुक वैल्यू होती है, बाईबैक करने से बुक वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू सेम रहती है। कंपनी के अंदर तो कुछ हुआ नहीं है बेसिकली, बस पैसे देके अपनी शेयर्स वापस करके उनको फॉरफिट कर देंगे कि भाई उनको कैंसिल कर दिया शेयर्स को। फॉरफिट नहीं, कैंसिल कर देंगे। तो शेयर्स खरीदते हैं अपने, और अपने कैपिटल बेस को रिड्यूस कर देते हैं। पहले 1,20,000 शेयर थे, अब 1 लाख शेयर है। 193.20 इनकी आज की वैल्यू है, ये आफ्टर बाईबैक। अब बिफोर बाईबैक इनकी वैल्यू क्या रही होगी, जरा देखिए। आपकी कंपनी से कुछ पैसा गया है इन शेयर्स को खरीदने के लिए। इन शेयर्स को खरीदने के लिए 59,40,000 आपकी कंपनी से आउटफ्लो हुआ है। तो इसका मतलब आज से पहले 59,40,000 रुपीज आपके पास और रहे होंगे। तो आपके पास टोटल पैसा कितना रहा होगा, 193,20,000 प्लस 59,40,000। आपके पास 2,52,60,000 रुपए रहे होंगे। अब जरा देखिए सिचुएशन। 1,20,000 आपके पास शेयर रहे होंगे, 252,60,000 ओवरऑल वैल्यू रही होगी। इसमें से कैश आउटफ्लो हुआ 20,000 शेयर खरीदने के लिए, 59,40। और अब आपके पास जो बुक वैल्यू बची वो 193,20,000 बची, और 1 लाख यहाँ पर शेयर्स बच गए। तो इसके अलावा इसमें और कुछ उठापटक नहीं हुई। अब अभी की जो बुक वैल्यू थी वो 193.20 पर शेयर थी। इससे पहले की बुक वैल्यू कितनी रही होगी, तो 2,52,60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। आपकी बुक वैल्यू 210 रुपये 50 पैसे रही होगी। 2,52,60,000 डिवाइड बाई 120, 210.50। 210.50 इनकी आ जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर द रीपर्चेज। तो बिफोर रीपर्चेज ये आ जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर इनकी बुक वैल्यू 193.2 है और इन्होंने रीपर्चेज भी 193.2 में ही करी होती 20,000 शेयर की, तो बुक वैल्यू 193.2 ही रहती। मान लो 1,20,000 शेयर 193.2 के हैं, इसमें से 20,000 शेयर इसी रेट से खरीदे जाते, तो बचे हुए 1 लाख शेयर भी इसी रेट से चल रहे होते। तो अगर आप ज्यादा रेट पे खरीदोगे तो बुक वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपकी बुक वैल्यू पहले थी 210 रुपए, आपकी बुक वैल्यू 210 रुपए थी। आपने बाजार से शेयर खरीदा 297 के रेट से, बुक वैल्यू 193 थी, इसलिए आपकी बुक वैल्यू गिर के 193.2 रह गई। यहां पर आपकी बुक वैल्यू गिर गई। ओके, खैर इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ऐसे बता रहा हूं मैं। इसी क्वेश्चन में मेन दिक्कत बच्चों को थी, जो बच्चे पूछ रहे थे। इसके बाद आता है हमारा सुकरात लिमिटेड, वो 210, वो मैच करवा दूं मैं। ये आ गया 210.5 पर शेयर। ओके, ये मैंने बाईबैक वाला थोड़ा इसलिए समझा दिया क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट आ रहे थे बहुत सारे। इसके बाद में सुकरात लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 75 लाख। एनुअल क्रेडिट टर्म आर 30 days, बट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज बीन पुअर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज अबाउट 60 days। तो हमारे पास 75 लाख रुपए की सेल है, 60 दिन में कलेक्शन होता है। आपने क्रेडिट पीरियड कितना दिया वो मैटर नहीं करता, एक्चुअल में पैसा कितने दिन में कलेक्ट होता है वो मैटर करता है। बैड डेट 1% है अभी। A factor has offered to take over the task of debt administration and credit checking at an annual fee of 1.5% of credit sale। तो एक फैक्टर 1.5% पर आपके साथ आने के लिए राजी है। सुकरात लिमिटेड एस्टिमेट दैट इट वुड सेव 45,000 पर ईयर इन एडमिन कॉस्ट। 45,000 रुपए आपके ये बच जाएंगे। Due to the efficiency of factor, the average collection period would come back to the original credit period offer 30 days। और जो हमारा फैक्टर है वो 30 दिन में पैसा लाने की गारंटी दे रहा है। तो पहले 60 दिन के लिए हमारा पैसा ब्लॉक होता था, अब हमारा पैसा 30 दिन के लिए ब्लॉक होगा।
बैड डेट वुड कम टू 0.5, पहले 1% बैड डेट थे, अब 0.5% हो जाएंगे ऑन रिकॉर्ड्स बेसिस। रिकॉर्ड्स बेसिस का मतलब है भुगतोगे आप ही। एक होता है नॉन रिकॉर्ड्स। नॉन रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि इसको फैक्टर बियर करेगा, फैक्टर बियर करेगा। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है आप ही भी बियर करोगे तो भी फायदा है। वो कैसे? पहले 1% के बैड डेट थे और अब 0.5% के बैड डेट है। तो हमारे पास अभी सिचुएशन हुई 75 लाख की सेल है, 60 दिन में पैसा आता था, 1.5% 1% बैड डेट थे। अब फैक्टर आएगा, 1.5% कमीशन लेगा, 45,000 रुपए उसमें आपके बच जाएंगे और बैड डेट 1% से आधा परसेंट हो जाएंगे। कलेक्शन पीरियड 30 दिन पर आ जाएगा। ठीक है। The factor would pay net advance of 80% to the company at an annual interest of 12%। फैक्टर 80% एडवांस देगा, जो भी इसके एडवांस की अमाउंट बनेगी उसका 80% देगा, 12% इंटरेस्ट रेट लगाएगा विद होल्डिंग अ रिजर्व ऑफ 10%। सुकरात लिमिटेड इज करंटली फाइनेंसिंग इट्स रिसीवेबल फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10% पर ईयर। तो ये 12% के रेट से देगा और अभी जो कंपनी फाइनेंस कर रही है वो 10% के रेट से। तो बाजार में भी 10% से पैसा उठा रखा है कंपनी ने, अब 12% फैक्टर लेगा जो वो एडवांस देगा। जो एडवांस के अलावा वाला पैसा है वो अभी भी हमारे 10% पर चलता रहेगा। एंड विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड विच इज नॉट फाइनेंस बाय द फैक्टर। कह रहे हैं और जो फैक्टर ने दे दिया वो ठीक है, बाकी बचा हुआ फंड 10% पे जैसे हम फाइनेंस कर रहे थे वैसे ही चलता रहेगा, जो फैक्टर फाइनेंस नहीं करेगा थ्रू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। If occurrence of the credit sale is throughout the sale, compute the whether the factor service should be accepted or rejected. Assume 360 days in a year। तो एक साल में अगर 360 डेज हो तो आपको फैक्टर का बताना है एक्सेप्ट करें या ना करें। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा जो हमें बेनिफिट हो रहे हैं वो बेनिफिट क्या क्या हो रहे हैं। फैक्टर इवेल्युएशन, फैक्टर के आने से क्या क्या सेविंग हुई है, पूरे साल की सेविंग ले लेते हैं पहले। सेविंग में हमारे पास एक तो हमारी एडमिन कॉस्ट बच जाएगी, क्वेश्चन ने बोला है 45,000। दूसरा हमारा जो बेड डेट होते थे वो बेड डेट हमारे 1% की जगह 75 लाख रुपए पे पहले 1% होते थे, अब आधा परसेंट होंगे। तो 0.5% आपके सेव हो गए, 1% माइनस 0.5%। तो 7.5 लाख रुपए पे आपके 0.5% बेड डेट बच गए। 75 लाख पर 0.5%, 37,500 के आपके बेड डेट बच गए। बी, कॉस्ट में आपके पास क्या क्या लगेगा। फैक्टर कमीशन मांग रहा है एक तो आपसे, कमीशन मांग रहे 1.5%, 75 लाख का 1.5% आपसे कमीशन मांग लिया, 1,12,500। दूसरा आपको कुछ एडवांस भी दे रहा है। अब जो देखिए एडवांस की कैलकुलेशन, एडवांस एडवांस की कैलकुलेशन करें तो एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स 75 लाख रुपए, फैक्टर 30 दिन में पैसे ला के देगा तो 30 दिन का एवरेज रिसीवेबल हुआ, और 75 लाख रुपए इंटू 30 डिवाइड बाई 360, 6,25,000 रुपए के आपके एवरेज रिसीवेबल्स हुए। जो रिजर्व है फैक्टर का पहले वो माइनस करेगा, 10% है, 6,25,000 रुपये माइनस हो गए, सॉरी 62,500, ये रोक लेगा। इसके बाद में जो कमीशन है 1.5% वो भी माइनस करेगा 1.5%। ये दोनों ही 6,25,000 पर कैलकुलेट होंगे। तो ये आ गया 6,25,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5%, 9,375 ये रोकेगा, कमीशन और रिजर्व रोक देगा। अब ये बची अमाउंट आपके पास 6,25,000 माइनस 62,500 माइनस 9,375, 553,125 ये आपके पास अमाउंट बच गई। इस क्वेश्चन ने बोला है कि फैक्टर आपको नेट, फैक्टर आपको नेट एडवांस ऑफ 80% देगा, यानी जो भी पैसा बनेगा सिर्फ उसका 80% देगा। तो रिजर्व तो अलग से है, आगे लिखा हुआ है 12% पे देगा विद होल्डिंग रिजर्व ऑफ 10%। तो 10% रिजर्व भी रोकेगा, कमीशन तो पहले काटते ही काटता है, फिर 80% देगा। तो यानी कि यहां पर आपको अभी जो पैसा मिलने वाला है एडवांस, इसमें 20% वो और रिटेन करेगा। तो 553 पर 20% उसने और रोक लिए, 110,625। अब आपके पास जो 80% अमाउंट थी वो आपको एडवांस में दे देगा 4,42,500। ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसके बाद में इस पे बनता है इंटरेस्ट,
तो 4,42,500, 30 दिन का इंटरेस्ट, 12% का रेट है फैक्टर का, 4,42,500 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 12%, 4,425 का आपका इंटरेस्ट बना। अब दो कंसेप्ट चलते हैं। कंसेप्ट नंबर वन क्या चलता है, -4,42500, 438,075। एक कंसेप्ट चलता है कि इंटरेस्ट अप फ्रंट है, अप फ्रंट या फिर एडवांस, जिसको आईसीआई स्टडीमेट मानता है। तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट पहले ही माइनस हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया आपने तो एडवांस की अमाउंट ये बनेगी। तो इस केस में एडवांस की अमाउंट ये बनेगी। दूसरा होता है इंटरेस्ट इन एरियर्स, यानी इंटरेस्ट लास्ट में पे किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट लास्ट में पे किया जाएगा इसका मतलब है कि फैक्टर अभी आपको 4,42,500 दे देगा, और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको ईयर एंड में देना है, क्योंकि अभी नहीं देना, अभी माइनस नहीं करेगा। जब काम खत्म हो जाएगा तब आप इंटरेस्ट उसको पे कर देना लास्ट में। तो अगर इंटरेस्ट इन एरियर्स है तो एडवांस की अमाउंट ये बनेगी। तो आईसीआई के एमटीपी ने एडवांस इसको माना है और इंटरेस्ट को एरियर माना है। और अगर यही हम स्टडीमेट के हिसाब से चलें तो 438,075 का एडवांस बनेगा। तो आपको एग्जाम में एजम्पशन लिखनी होगी कि आप क्या मान रहे हैं। वैसे स्टडीमेट के हिसाब से चलना ठीक है, तो स्टडीमेट के हिसाब से इन एरियर्स है तो एरियर्स लेके चलना चाहिए। एरियर्स लेने में और इसे लेने में क्वेश्चन में जरा सा फर्क पड़ेगा। मैं एमटीपी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, फिर डिफरेंस भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो 4,425 का इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ने अलग कहानी और सुनाइए। इसने कहा है कि देखो जी, हम लोग क्या करते थे पहले, हमें पैसा लेने में 60 दिन लगते थे, और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 दिन की थी, ठीक है, सॉरी 10% पे थी। और इन्होंने कहा कि अभी भी हम क्या करेंगे, जो एडवांस फैक्टर दे देगा वो दे देगा, उसके अलावा का जो भी फाइनेंस है वो हम 10% पे ही करवाएंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू। तो अब जरा देखिए, पहले हमारा पैसा कितना सस्ता था वो चेक करते हैं। ओल्ड अमाउंट ब्लॉक्ड, पहले हमारी कितनी अमाउंट ब्लॉक होती थी, हमारे 75 लाख रुपए 60 दिन के लिए ब्लॉक होते थे। तो हमारी 75 लाख इंटू 60/360, हमारी अमाउंट ब्लॉक होती थी 12,50,000, ठीक है। इस 12,50,000 रुपए हमारे ब्लॉक होते थे। अब इसमें से इसने एडवांस माना है कि 442,500 का हमें एडवांस मिल जाएगा। एडवांस फ्रॉम फैक्टर, फैक्टर से आपको कितना एडवांस मिल गया, फैक्टर से आपको एडवांस मिल गया यहां पर 442,500, ठीक है जी, ठीक है। ये जो फैक्टर का एडवांस है ये 30 दिन का है, 30 डेज का। अब यहां पर मिसमैच कंसेप्ट हो गया, क्योंकि ये 60 दिन की अमाउंट है और ये 30 दिन की अमाउंट है, तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर इंटरेस्ट इसके ऊपर हम निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना बनता था। तो ओल्ड अमाउंट ब्लॉक होती थी 1250, और फैक्टर हमारे पास 442,500 का दे देगा। तो अगर हम निकालें कि इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी पहले कितनी आती थी, तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी आती थी 75 लाख रुपए, 60 दिन के लिए फंसते थे, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था। तो 75 लाख इंटू 60/360 इंटू 10%, हमारा 1,25,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट पहले लगती थी, ठीक है। अब फैक्टर ने डील दी है कि सारा पैसा 30 दिन में आ जाया करेगा। अब पैसा 30 डेज में आया करेगा। अब पैसा 30 डेज में आया करेगा, तो अब जरा देखिए, 75 लाख रुपए सिर्फ 30 दिन के लिए फंसा करेंगे, ओके। और 30 दिन के लिए ये फंसे, तो अब हमारा जो टोटल पैसा फंसा करेगा वो फंसा करेगा 6,25,000, 6,25,000 फंसेगा, बाकी फंसा ही नहीं करेगा। पहले 60 दिन पैसा आता था, अब आपका 30 दिन में आता है, तो सिर्फ 6,25 फंसेंगे। तो पहले हमारे को अपनी जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती थी 10% से, जो हम खुद अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लेते थे, उस पर 1,25,000 का ब्याज देते थे। अब हमारा पैसा सिर्फ 30 दिन के लिए फंसेगा 6,25,000। इस 6,25,000 में हमें फैक्टर ने 4,42,500 रुपए तो एडवांस दे दिए हैं। तो 4,42,500 आपको फैक्टर से मिल गए। तो आपका कितना पैसा फंसा, 6,25,000 माइनस 4,42,500, आपका फंसा 1,82,500। ये आपके न्यू फंड्स ब्लॉकेज है, न्यू फंड्स ब्लॉकेज। ये आपको खुद फाइनेंस करनी पड़ेगी, फाइनेंस थ्रू ऑन ओवरड्राफ्ट फंड, ऑन ओवरड्राफ्ट,
तो यहां पर आपको ये खुद ही फाइनेंस करना पड़ेगा 10% से। ये पैसा कितने दिन के लिए फंसा रहेगा? ये पैसा पूरे साल फंसा रहेगा, पहले 30 दिन, फिर अगले 30 दिन, फिर अगले 30 दिन। तो 10%, 18,250 रुपए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी लगेगी। तो पहले आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अब जरा ध्यान से देखना, पहले 75 लाख 60 डेज के लिए फंसते थे, हम 10% पे उसको फाइनेंस करवाते थे, तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट 1,25,000 आती थी। तो हमारी ओल्ड इंटरेस्ट कॉस्ट 1,25 है। अब हमारा पैसा फंसेगा सिर्फ 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए जो पैसा फंसा वो बचा 6,25,000, जिसमें से 42,500 हमें फैक्टर ने एडवांस दे दिया है। एडवांस हमने माना है कि अगर हम इंटरेस्ट लास्ट में देंगे, तो जो एमटीपी मांग रहा है उससे बता रहा हूं मैं। और 182,500 आपका अभी आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। 625 फंसना है, 442 आपको मिल गया, 182,500 आपका फंसेगा। कितने दिन के लिए फंसेगा? पहले 30 दिन के लिए फंसेगा, 30 दिन के बाद फिर से 30 दिन के लिए, फिर 30 दिन के लिए, ऐसे पूरे साल ही फंसा रहेगा। तो इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट 18,250 आपको अभी भी पड़ने वाला है। प्लस ये जो फैक्टर ने आपको एडवांस दिया है, इस पर वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 4,425 पर मंथ। ठीक है जी। तो फैक्टर का इंटरेस्ट कितना हुआ? फैक्टर इंटरेस्ट 4,425 30 दिन का, तो पूरे साल का कितना होगा? 4,425 इंटू 53,100, ये इंटरेस्ट फैक्टर ले जाएगा। अब जरा देखिए, पहले इंटरेस्ट कितना देना पड़ता था? 1,25। अब इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 18,250 अपनी फैसिलिटी पर, ओवरड्राफ्ट पर, और 53,100 फैक्टर ले जाएगा। पूरे साल की कैलकुलेशन है। तो अब आपका इंटरेस्ट है 53,100 प्लस 18,250, 71,350। यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले 75 लाख रुपए 60 दिन तक ब्लॉक होते थे, तो उस पर 10% से हमारी फंडिंग थी, वो हमारे को 1,25,000 का इंटरेस्ट पड़ता था, वो हमने लिख लिया जी, इतना देते थे पहले। अब फैक्टर के आने के बाद कितना दे रहे हैं? तो एक तो फैक्टर ही 4,425 पर मंथ हमसे ले रहा है, तो 53,100 तो फैक्टर ले गया। प्लस फैक्टर ने पूरी फंडिंग नहीं करी, उसने कुछ पैसा रोक लिया था। तो हमारा पैसा ब्लॉक कितना हो रहा है इस समय? हमारा पैसा 75 लाख रुपए 30 दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है, तो 6,25,000 ब्लॉक हो रहे हैं, जिसमें से 4,42,500 फैक्टर ने हमें दे दिया। बचा हुआ हमें खुद ही फाइनेंस करना है, तो 182,500 हमें फाइनेंस करना है। वो 10% के रेट से 18,250 रुपए हम पे इंटरेस्ट लग गया। तो हमारे ऊपर फैक्टर आने के बाद इंटरेस्ट का बर्डन 71,350 है, पहले 1,25,000 था। ये 1,25,000 हमारी सेविंग हो जाएगी, और ये हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। अब इसका क्या तरीका है? एक तरीका है, आप सेविंग में 1,25,000 रुपए दिखा दो, 71,350 आप एक्सपेंस में दिखा दो। दूसरा है, आप दोनों का नेट करके बता दो कि ओवरऑल सेविंग कितनी है। तो अगर मैं नेट सेविंग देखूं, तो नेट सेविंग 1,25,000 माइनस 71,350, 53,650 की मेरी नेट सेविंग हो रही है इंटरेस्ट में। तो 53,650 मैं यहां पर अपने सेविंग में लिख दूंगा। सेविंग इन इंटरेस्ट 53,650। ओके। अब जरा देखिए, 45,000, 37,500, 53,650, मेरी सेविंग हो गई 136,150। खर्चा 1,12,500 ही है। नेट बेनिफिट हो गया मेरे को कितने रुपए का? तो नेट बेनिफिट मेरे को हो गया, बेनिफिट माइनस 112,500, 23,650 का मुझे नेट बेनिफिट हो गया। नेट बेनिफिट है, तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो फैक्टर को एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रोजेक्ट 45,000 बच गए, 37,500 हमारे बैड डेट के बच गए। यहां पर हमारा फैक्टर कमीशन चला गया, 23,650 की सेविंग है। इन्होंने इंटरेस्ट दोनों जगह पे अलग अलग दिखाया है, हमने एक बार में नेट करके दिखा दिया। नंबर आपको पूरे मिलेंगे, फाइनल आंसर सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फैक्टरिंग के बाद क्वेश्चन, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, देख लेना आप। हाँ जी, 3A, कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट पर आपको निकालना है इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सारे हमें दे दिए। मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी दे दिया, डिवेंचर का, प्रीफरेंस का, इक्विटी का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है हमारे को, और लास्ट में इन्होंने कहा है कि आपको टेक द एवरेज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट यूजिंग YTM एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो YTM से भी निकालना है और अप्रोक्सीमेशन से भी निकालना है। ठीक है।
अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम इशू प्राइस क्या लें। क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ, तो इशू प्राइस बेसिकली फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में से कोई एक उठाया जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले एक कंसेप्ट चलता था कि रिडीमेबल वैल्यू से कम, रिडीमेबल वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस नहीं होना चाहिए। तो रिडीमेबल वैल्यू हमारे पास है 100 रुपए, 10% प्रीमियम है, तो 110 रुपए रिडेम्पशन वैल्यू हो गई फेस वैल्यू। प्रीफरेंस शेयर्स की देखें तो ये रिडीम हो रहे हैं पार पर, ये 100 रुपए पर रिडीम हो रहे हैं। तो अगर मैं प्रीफरेंस शेयर की बात करूं 100 पर रिडीम हो रहे हैं, तो इनका इशू प्राइस 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक कंसेप्ट चलता था पिछले 4 RTP MTP से, और स्टडी मैट में भी अभी एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है। वहां पर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं सीधे मार्केट वैल्यू उठाओ और किसी कंसेप्ट के चक्कर में मत पड़ो। तो अगर आपको इशू प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोग ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू उठाकर कर देना। वैसे इसके दो सजेस्टेड आंसर आते हैं जो कॉपी चेकर के पास आते हैं। अगर इशू प्राइस नहीं दिया हुआ तो फेस वैल्यू से भी आंसर आता है, मार्केट वैल्यू से भी आता है। तो आप फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू दोनों पर सेफ हो। लेकिन अब आईसीआई पिछले 4 अटेम्प्ट, मतलब 4 RTP MTP जो हमने देखे हैं, उसके अंदर बैक टू बैक क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू को ही लेकर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है आरटीपी एमटीपी में। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आप मार्केट वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन करना। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसी को इशू प्राइस मानिए। तो हम इसमें इशू प्राइस मार्केट वैल्यू को लेकर चलेंगे। मार्केट वैल्यू ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन से भी इनको आंसर चाहिए और वैसे भी, तो सिंपली मैं आपको सारी फिगर्स बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इक्विटी का निकालते हैं। इक्विटी शेयर विल हैव 4.5 फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 27 है। मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दी हुई है तो हमेशा डिडक्ट करिए। लास्ट डिविडेंड पेड, ये D0 हो गया, 2 रुपए है, और ग्रोथ रेट है 9%। तो सबसे पहले के ई हमारे पास, के इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्लस जी। D1 हो गया 2 रुपए प्लस 9% की ग्रोथ। P0 है 27 रुपए, 4.5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करो, ग्रोथ 9%। ये हमारे पास आ गया 2 + 9%, 2.18, और 27 में से 23, 22.5 डिवाइड बाई 22.5 +9, ये आ गया 18.688%। तो इसको 69 ले सकते हैं हम। सबसे पहले हमने के निकाला है, के आईटीएम वर्किंग आउट प्रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आ गया 18.69%। अब इक्विटी के लिए तो इन्होंने 18.69 ले लिया, लेकिन जब हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं, मार्केट वैल्यू वेट पर क्वेश्चन करने के लिए कहा है, तो के आर नहीं निकाला जाएगा। तो के आर आपको, मतलब मार्केट वैल्यू ली जाएगी, मैं गलत बोल गया। अगर मार्केट वैल्यू वेट पे निकाल रहे हैं तो के ई और के आर अगर अलग अलग होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, तो हम जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको स्प्लिट कर देंगे इक्विटी और रिजर्व के बुक वैल्यू के रेशो में, अगर अलग अलग होंगे तो। अब यहां पर के तो ऐसे निकल गया, लेकिन जो के आर निकलना चाहिए, वो के आर निकलना चाहिए D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। इसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होती। तो एमटीपी के अंदर ये गलती करी हुई है, इन्होंने इक्विटी और रिजर्व का दोनों का 18.69 लिया है, जबकि के आर का अलग निकलना चाहिए था। के आर का निकलना चाहिए 2 + 9% डिवाइड बाई 27 +9%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 9% डिवाइड बाई 27 और 9। इसका रेट निकल कर आता आपके पास 2 + 9% डिवाइड बाई 27 +9, 17.07%। तो इक्विटी के अंदर गलती थी, बाकी क्वेश्चन ठीक है। तो इक्विटी का आना चाहिए था 18.69 और इसका आना चाहिए था 17.07। और यहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए थी, दोनों की वैल्यू इस तरह से आती है इनकी। 1.5 लाख शेयर है इनके पास, 10 रुपए का एक था तो 1.5 लाख हो गए, 27 रुपए वैल्यू हो गई, 1.5 लाख इंटू 27, 40,50,000 शेयर्स की वैल्यू हो गई। इसको इक्विटी और रिजर्व में बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे, 15 और 5 है, तो 15 और 5 के रेशियो में बढ़ जाए 3:1 में, डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 37,500 इक्विटी की और 10,12,500 रिजर्व की वैल्यू आती। तो यहां पर ये 40-50 नहीं, बल्कि 37,500, और ये आपका 10,12,500 आना चाहिए, और के आर और के का रेट अलग अलग आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर गलती है। इसके अलावा बाईटीएम मेथड से और अप्रोक्सीमेशन से केडी और केपी को ठीक निकाला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन है आपके पास,
EPL Limited has furnished the following information relating to the year ended 31st March 23 and 31st March 24 23-24 का डेटा दे दिया। शेयर कैपिटल 50-50 है, रिजर्व 20 से 25 हो गए हैं, तो इसका मतलब जो आपका एक साल की कमाई है जो 20 से 25 हुई है 5 लाख रुपए, इसका मतलब आपने एक साल में प्रॉफिट कमाया 23 से 24 तक। ये 31 मार्च है क्लोजिंग डेट 23 की, और ये 24 की, तो एक साल का डेटा हो गया। ये वाले बैलेंस ओपनिंग हो गए, ये वाले बैलेंस क्लोजिंग हो गए। ठीक है, तो रिजर्व से हमारे पास आ गया, जैसे हम कैश फ्लो में निकालते थे सेम टू सेम वैसा ही है। नेट प्रॉफिट रेशो कह रहे हैं 8%, तो नेट प्रॉफिट रेशो हमारे पास नेट प्रॉफिट 8% है, तो 8% ऑफ सेल्स होता है ये, और ये हमारे पास निकल गया 5 लाख है। तो अगर हम 5 लाख रुपए को 8% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी 5 लाख रुपए डिवाइड बाई 8%, 62,50,000 हमारे पास सेल्स आ गई। अगला पॉइंट कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो अगर मैं इसमें से 20% हटाऊं तो मेरे पास सीओजीएस आ जाएगा -20%, 50 लाख मेरे पास सीओजीएस आ गया। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां लॉन्ग टर्म लोन दिए गए हैं 30 लाख रुपए के, जो फिक्स्ड एसेट्स का फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं लोन उनको 40% फाइनेंस कर रहे हैं, तो जो पूरे लॉन्ग टर्म लोन है वो 40% फिक्स्ड एसेट्स के बराबर है। लॉन्ग टर्म लोन है 30 लाख रुपए का। अब आप यहां से फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हैं कि 30 लाख रुपए का लोन जो 40% फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कर रहा है, तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए की होंगी, तो 75 लाख की आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी। यहाँ नीचे बैलेंस शीट बनानी है, ये 75 लाख आ गया। ओके, शेयर कैपिटल खुद दी हुई है 50 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 25 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख रुपए। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसी के अंदर। ओके, आगे स्टॉक टर्नओवर सीओजीएस का 4 टाइम, सीओजीएस से 4 टाइम है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो में आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाई स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो है 4, सीओजीएस है 50 लाख, स्टॉक आपके पास निकल जाएगा 50 लाख डिवाइड बाई 4, 12.5 लाख रुपए हो गए, 12.5 लाख। स्टॉक आ गया जी 12.5 लाख। डेटर 90 डेज के हैं, 360 दिन लेके क्वेश्चन करना है, तो सेल है हमारे पास 62,50,000, 6250, 90 डेज के डेटर हैं 90/360, ये आपके पास हो गया इंटू 90/360, 15,62,500, 15,62,500। ठीक है जी। इसके बाद में कह रहे हैं जो कंपनी होल्ड करती है कैश वो 1.5 महीने का है सीओजीएस का, तो सीओजीएस है हमारे पास 50 लाख, 1.5 महीने का आपके पास कैश है 50 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, 6,25,000, तो 6,25,000 का आपके पास ये आ गया। अब इधर का टोटल 75 लाख प्लस 15 लाख 62,500 प्लस 12.5 लाख प्लस 6.25 लाख, ये हो गया 109.375 लाख, और ये हो गया 109.375 लाख माइनस 75 और 30, 105, 105 माइनस कर दिए, 4,37,500 की बैलेंसिंग फिगर आपके क्रेडिटर आ गए। तो ये हमारे पास आ गई इसकी बैलेंस शीट, 75, 15, 62, देश 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 1250, 109 और ये 50। अच्छा, ये रिजर्व एंड सरप्लस इन्होंने गलत कर दिया, ये 25 लाख है, और ये आपका 4,37,500 है, एरर। ठीक है, इसका भी काम खत्म। ये हमारे पास हो गया, ये न्यूमेरिकल थे, बाकी थ्योरी के क्वेश्चन है। तो आपका MTP2 FM का सॉल्व हो गया है, इसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स थे मेजर वो थे वो बता दिए हैं, बाकी लिख लिख के सारा क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है। एक बार जरूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम CA नमित अरोड़ा के नाम से या नमित अरोड़ा क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। ओके जी, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।